I welcome you all to this next chapter, that is ray optics. यहाँ पर देख रहे हो आप कि मैंने एक एक्सप्लेनेशन का टैब बनाया हुआ है। तो रे ऑप्टिक्स में हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि जो लैम्डा होता है ये बहुत छोटा होता है। लैम्डा कौन है? लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो लैम्डा इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ द ऑप्टिकल एलिमेंट, राइट। तभी हम मानेंगे कि लाइट जो है रे ऑप्टिक्स के लिए सूटेबल है। अगर लैम्डा कंपेरेबल हो गया तो लैम्डा के कंपेरेबल होने से ये लाइट जो है, लाइट रे, इट विल बी शोइंग द केसेस फॉर डिफ्रैक्शन एंड इंटरफियरेंस ऑल्सो। तो हम यहां पर ये मानते हैं कि व्हेन लैम्डा इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ ऑप्टिकल एलिमेंट, देन ओनली द लाइट रे इज सूटेबल फॉर learning ray optics, right? Now अब बेसिक डेफिनेशंस की बात करते हैं। बेसिक डेफिनेशन में ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, दो टाइप के ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं मैंने। तो पहले तो हम ऑब्जेक्ट समझते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज क्या होते हैं? वो रेज जिनके ऊपर ऑप्टिकल एलिमेंट ऑपरेट करता है, ठीक है। तो अगर हम देखें, ये एक मिरर है और यहां पर इसके ऊपर दो डाइवर्जिंग रेज फॉल करती हैं। तो इन डाइवर्जिंग रेज को जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे तो ये इंटरसेक्ट करेगी और ये तब ऑब्जेक्ट होगा, ये रियल ऑब्जेक्ट होगा। अगर ऐसे ही हम यहां पर दो कन्वर्जिंग रेज देखें, कन्वर्जिंग रेज को इंसिडेंट करवाएं, तो ये रेज मिरर के पीछे इंटरसेक्ट होती हुई दिखाई देंगी। तो ये वर्चुअल इमेज होगा, सॉरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। तो आप देख सकते हो यहां पर कि रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है। नाउ कम्स द केस ऑफ इमेज। इमेज इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, इमेज इज point of intersection of reflected or refracted rays. This is point of intersection of reflected or refracted rays. Right. दो टाइप के इमेज हैं, रियल images are those which can be obtained on a screen, और virtual images होते हैं which cannot be obtained on a screen. Right. Now comes the case of mirror. मिरर में कुछ बेसिक डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे। पोल ऑफ द मिरर। तो मिरर पहले, पोल ऑफ द मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस। देखो प्लेन मिरर की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर बात कर रहे हैं कर्व्ड मिरर की। तो यहां पर ये ग्लास स्फीयर लिया मैंने और इस ग्लास स्फीयर में
इतना पार्ट लिया और इसके कॉन्वेक्स साइड को सिल्वर कर दिया. So I took a glass sphere and I silver the convex part of it, convex side of it. So this becomes a concave mirror. अब अगर convex mirror चाहिए मुझे तो मैंने इसका एक पार्ट लिया ग्लास सरफेस का, ग्लास स्फीयर का, और इसके इनर पोर्शन को मैं अगर सिल्वर कर दूं तो ये मुझे कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर मिल जाएगा. सो दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर. हम सब जानते हैं, ये आप सब पढ़ चुके हैं बहुत छोटी क्लासेस में ये सब. और ये कॉन्केव मिरर हो गया. अब बात आती है पोल. तो पोल होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर. सो दिस इज द पोल. ठीक है. रेडियस ऑफ कर्वेचर, पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर देखते हैं. सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट. Radius of curvature, the radius of the sphere. So this is radius of curvature. Principal axis, the line joining the pole and the center of curvature is the principal axis. The line joining the pole and the center of curvature is the principal axis. So in this case, this is the principal axis. ठीक है. Then comes the lens. लेंस बनता कैसे है? तो जब दो मीडियम्स या दो बाउंड्रीज एक मीडियम को एनक्लोज करते हैं तो लेंस बनता है. तो इस तरीके का ये लेंस बना. यहां पे दो बाउंड्रीज हैं, ये इसको एनक्लोज कर रहा है. तो यहां पर ऑप्टिकल सेंटर होगा. तो जो लेंस का सेंटर होता है ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है लेंस का. रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पे हर एक सरफेस का अपना अलग हो सकता है. तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 होगा. अगर दोनों बराबर हैं तो ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा. अगर ये कॉन्केव सरफेस होगा तो इक्वी कॉन्केव लेंस हो जाएंगे ये. ठीक है. अगर दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होंगे तब. प्रिंसिपल एक्सिस यहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी. ठीक है. अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की. तो रिफ्लेक्शन में सबसे पहले आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे पहले आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो लॉज में क्या है? फर्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सेकंड है द इंसिडेंट रे reflected ray and the normal lie on the same plane. Right? So this is law, these are laws of reflection. Now let's see reflection through
plane surfaces. इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. ये दो मिरर्स हैं, ये मिरर 1 है और ये मिरर 2 है. एक रे ऑफ लाइट आती है यहां पर which is parallel to the incident ray is parallel to mirror M2 and the incident ray after getting reflected twice, once by the mirror M1 when the incident ray is parallel to it, it got reflected from it, and again this ray got reflected from the mirror M2, and this emergent ray, this incident ray is parallel to mirror M2, right, and the emergent ray is parallel to mirror M1. If this is the case, then we have to find angle theta. थीटा एंगल निकालना है. कैसे निकालेंगे? तो हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं. सिंस I is parallel to M2, so these two angles are corresponding angle. थीटा हो गया ये. ऐसे यहां पर भी ये थीटा हो गया. This angle is 90 minus theta. This is the angle of incidence. So this angle will also be 90 minus theta. So if this is 90 minus theta, then this is 90, this is theta. Same comes here. So in this triangle, 3 theta is equal to 180 degrees. So theta is 60 degrees. Right? So this is one of the examples for plane surfaces. So अब बात करते हैं कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन की. कर्व सरफेस में कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन देखने से पहले हम डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला कर लेते हैं. तो मिरर फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमको चाहिए एक मिरर. सो दिस इज अ मिरर. ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई. Now remember, all the formulas are valid only for paraxial rays. All the formulas are valid only for paraxial rays. All the formula are valid only for paraxial rays. Paraxial rays are those rays which are very close to the principal axis. So please remember this. Right. So now one of the rays will be the ray which is on the principal axis. It will incident at the pole of the mirror and it will get reflected, right?
this is the center of curvature, this is the object, this is another ray which strikes, this is the point of incidence for it, and it gets reflected. Right. Now the two rays which are coming, the two reflected rays, one which is coming from A and the other one which is coming from P, they will intersect at this point. This is the image, right? Now this is P dash. P dash will be approximately equal to 0. P dash will be approximately equal to 0. This angle is alpha, this is beta, and this angle is gamma, right? So before moving ahead, let's discuss the sign conventions. Sign conventions is what you already are aware of. So all the objects So before moving ahead with the derivation of mirror formula, let's see the sign conventions first. It says all the distances are measured from either the pole of the mirror or the optical center of the lens. The distances measured along the direction of incident rays are positive and opposite to it are negative. The distances measured above the principal axis are positive and below it are negative. तो ये हमारे साइन कन्वेंशंस हैं. अपने वाइट बोर्ड पे चलते हैं वापस. तो AP डैश को हम हाइट h लिख लेते हैं और PP डैश को हमने अप्रॉक्सीमेटली 0 माना हुआ है. ये पैरेक्सियल रेज है तभी हम मान सकते हैं. ये एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ट्रायंगल OAC में हमारे पास सम ऑफ अल्फा एंड आई इज इक्वल टू बीटा मिला और ट्रायंगल CAI में हमको मिलता है बीटा प्लस आर इज इक्वल टू गामा. तो यहां से आई की वैल्यू आई बीटा माइनस अल्फा और आर की वैल्यू आई गामा माइनस बीटा.
So we have beta minus alpha is equal to gamma minus beta, or alpha plus gamma is equal to 2 beta. Alpha ko, since the case is for paraxial rays, so we can write alpha as tan alpha, gamma as tan gamma, and beta as tan beta. तो ये मिला tan alpha plus tan gamma is equal to 2 tan beta. tan alpha हो जाएगा यहाँ पर h अपॉन ये डिस्टेंस p डैश o. तो हम इसको लिखते हैं p डैश o प्लस tan gamma is h अपॉन p डैश I. This is equal to 2 tan beta. This is h upon p dash c. Since pp dash is equal to 0, is approximately 0, so we can write this as po plus h upon pi is equal to 2h upon pc. So po is what? Po is minus u. Why minus u? Because the direction of incident rays is this. We are measuring this distance PO opposite to the direction of incident ray. We are measuring it from P and we are moving towards O. So minus U plus this is h upon minus V. This is equal to 2h upon minus R, where PC is the distance of center from the pole. So this is the radius of curvature. So this is R, this is U, and pi is v, right? This h cancels out. We are left with 1 by u plus 1 by v is equal to 2 by r. So this is the mirror formula. If u is infinite, then the rays will be parallel. V becomes focal length f and r is r. So 1 by focal length, or focal length of a plane mirror is equal to r by 2. Sorry, focal length of a curved mirror is equal to r by 2. This is what we should remember. So this is the end for derivation of mirror formula. Now let's see one example, at least in mirror formula, application of it. So this is a mirror, and this is its principal axis. On this principal axis we have this object, right? And this object is a U-shaped wire. This is P, this is Q, this is S, this is T. So this PQST is a U-shaped wire, right? Now Q is located at center of curvature of the mirror. So this distance is R, and R is 20 centimeter. The length of each frame is, each branch is 10 centimeter. So QS is also 10 centimeter. Okay. So this is given to us. So looking at the data, we have focal length is 10 centimeter. Now magnification
of a mirror of an object in a mirror is given as minus of v by u, where u is the image distance and u is the object distance, and this is also equal to height of image upon height of object, right? So this is how magnification is given. So we have to find, the question is find the length of the image formed, find the total length of the image formed by this mirror of this U-shaped frame. Now we are aware that this portion PQ, the image of PQ will be formed at the center of curvature only, and this distance will be P dash, and Q dash will coincide with Q, because the image of an object placed at center of curvature forms at the center of curvature only, and from magnification, so for image of P we will use the magnification expression. This is minus of V is minus 20, U is minus 20, and this will be equal to height of image I upon height of object. So from here I get height of image is equal to minus height of object, or it is minus 10 centimeters, right? So P dash Q dash has length as 10 centimeters. Now let's try to find the image for S. 1 by V, S लिख लेते हैं इसको, प्लस 1 by U, U is minus 30, is equal to 1 by F. F यहाँ पर ये कॉन्केव मिरर है तो इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, या 2 by R लिखोगे तो भी ये नेगेटिव ही मिलेगा. ये आया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 1 by VS मिला हमको minus 3 plus 1 by 30, which is minus 2 by 30. So VS is equal to minus 15 centimeter. तो अब पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ S होगा जो, वो यहाँ कहीं होगा, ये S डैश हुआ, और Q और S के बीच में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सबका इमेज इसी लाइन Q डैश S डैश पे ही बनेगा. अब T का इमेज बनाना है हमको, तो फॉर T again we will use the magnification formula. M is minus of height of, sorry, V is minus 15 and U is minus 30. This is equal to height of image upon height of object. Height of object is again 10. So HI is minus 5 centimeter. राइट, तो T यहां पर बनेगा नेगेटिव में 5 सेंटीमीटर. तो दिस इज द पोजीशन ऑफ T डैश. तो नाउ वी हैव P डैश Q डैश हमको पता है, Q डैश S डैश हमको मालूम है, दिस इज अगेन 5 सेंटीमीटर. S डैश T डैश इज 5 सेंटीमीटर. So the total image length, we should add all these together. So image length is 20 centimeters. Right, that is 20 centimeter. So this is how we use the mirror formula to solve problems based on mirrors.